नमस्कार, आपका आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आपको आगे बताएंगे आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, साथ ही दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार पर। और दिन भर हमने देखा भारी उतार चढ़ाव के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ क्लोज हुए। निफ्टी करीब 40 अंकों पर, वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 40 अंकों की बढ़त देखने को मिली। लेकिन दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा बाजार में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो ज्यादातर आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो था, ज्यादातर शेयर गिरने वाले ही नजर आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी में काफी ज्यादा एक्शन आज देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइजेस देखिए आज करीब 4.5% ऊपर था। और आज हमने देखा कि मैनेजमेंट की सफाई आई, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उसके बाद 2 दिन की भारी बिकवाली के बाद आज फाइनली अदानी एंटरप्राइजेस में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस भी आज ऊपर था और हमने देखा कि नतीजों के बाद बजाज फाइनेंस और जेफरीज की रिपोर्ट के बाद अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली और करीब 4.5% की मजबूती यहाँ पर भी थी। इसके बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही ऊपर थे। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2.5% ऊपर और एचसीएल टेक का शेयर भी 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो पावर ग्रिड आज नीचे था करीब 3.5%, जेएसडब्ल्यू स्टील में 2.5% का दबाव, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो और एलएनटी यहाँ पर दबाव था। एलएनटी नतीजों के पहले करीब 2% नीचे आज कारोबार कर रहा था। लेकिन आज फोकस में थे अदानी ग्रुप के शेयर और हमने देखा कि अदानी ग्रुप में अदानी एनर्जी, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट तो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन अदानी ग्रुप के एनर्जी शेयरों में बिकवाली जारी थी आज। और हमने देखा अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन जैसे शेयर करीब 20% तक की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। मिड कैप स्पेस में अगर देखें तो एजिस लॉजिस्टिक्स आज ऊपर था करीब 11.5%, इंटेलेक्ट डिजाइन में 7.5% की मजबूती थी। इंडस टावर के यहाँ पर भी नतीजों के बाद हमने देखा भारी बिकवाली थी, लेकिन आज रिकवरी का दिन था कंपनी के लिए और 7% की मजबूती यहाँ पर भी। कल वोडाफोन आइडिया की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ बैठक हो सकती है। इसके बाद महिंद्रा सीआईई यहाँ पर करीब 6.5% और माजागांव डेक में भी करीब 6% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिली है। वहीं इंडेक्स स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो आज हमने देखा कि पावर, ऑयल एंड गैस, एनर्जी शेयर्स जो थे ये बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे थे। वहीं आईटी, सरकारी बैंक, फाइनेंस, इन सभी सेक्टर से आज बाजार को सहारा मिला। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था बाजार का एक्शन, लेकिन अब कुछ खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। और बजट में सरकार 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी डालने का ऐलान कर सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग बताइए। में से 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को पूंजी की दिक्कत है और इनकी जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की जो तय लिमिट है 1.5% उससे काफ़ी नीचे है और पिछले 1 साल से ये कंपनियां घाटा पेश कर रही है, मुनाफे में नहीं है, घाटा लगातार इनका बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए आने वाले बजट के अंदर जो 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस, इनके अंदर सरकार पूंजी डालने का ऐलान कर सकती है। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पूंजी 4000 करोड़ के करीब हो सकती है। पिछले बजट के अंदर भी, मतलब FY20 के बजट के अंदर भी सरकार के द्वारा इन कंपनियों के अंदर पूंजी डालने का ऐलान किया गया था। और अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें इन कंपनियों को पूंजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा दरकार है। इसके अलावा जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए जो एक कंसल्टेंट नियुक्त किया EY, उसके द्वारा भी सुझाव दिया गया है कि इन कंपनियों को तुरंत पूंजी की जरूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आगे सरकार का फैसला है, जो आगे जो इन 3 कंपनियों को लेके जो सरकार की प्लानिंग है, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए बजट के अंदर इन 3 कंपनियों के अंदर पूंजी डालने का सरकार ऐलान कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये जानकारी देने के लिए। और अब कुछ नतीजों पर भी बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस ने तो अपने नतीजे घोषित कर ही दिए हैं, बजाज फिनसर्व के भी नंबर्स आए हैं और कैसे रहे हैं नंबर्स बताने के लिए हर्ष हमारे साथ जुड़ गए। हर्ष बताइए। जी हाँ, तो एनबीएफसी का कंज्यूमर लोन्स का
जायंट जो बजाज फाइनेंस है, काफ़ी अच्छा नंबर्स दिखाया है। नेट इंटरेस्ट इनकम आप 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अब वो 7,500 करोड़ के जस्ट नीचे आया है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके वजह से एक सॉलिड 40% ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 2973 करोड़ पे, 3000 करोड़ से जस्ट नीचे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर। प्रोविजंस का नंबर लार्जली फ्लैट, 840 करोड़ के आसपास वो प्रोविजंस का नंबर। और जब हम एनुअलाइज्ड आरओए को देखें तो एक अच्छा एक्सपेंशन 0.3% से एक्सपैंड होता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.1% से 5.4% आरओएस। जो आरओईज भी है वो भी एक्सपैंड होते हुए 21% से 24% पे। कस्टमर फ्रेंचाइज एक अच्छा सिक्वेंशियल अपटेक, नंबर ऑफ कस्टमर्स एडेड प्रीटी मच क्वार्टरली हाई। जब हम देखें तो न्यू लोन्स बुक भी काफ़ी हाई, हाईएस्ट एवर इनफैक्ट न्यू लोन्स बुक 78 लाख लोन्स बुक की है ये क्वार्टर में जब हम देखें तब। अब मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो न्यू बिजनेस में पेमेंट्स, एमएफआई और गोल्ड लोन्स सेपरेट बिजनेसेस में हाउस होंगे बजाज फाइनेंस के अंडर। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि 26-27% ग्रोथ आता रहेगा बजाज फाइनेंस की बुक पे, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो जब हम ओवरऑल लैंडस्केप को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स के पीछे स्टॉक आज थोड़ा बहुत भाग गया है। पर स्टॉक दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑलमोस्ट 15% से टूटा था ओवर द लास्ट 1 मंथ। सो जब हम लार्जली देखें तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आज थोड़ा स्टॉक हायर है क्लोज ऑफ ट्रेड पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ और भी नतीजों की। और गोदरेज कंज्यूमर के तीसरी तिमाही के नतीजे कल घोषित होंगे। नतीजों से क्या अनुमान है, विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। विनी बताइए। तो गोदरेज कंज्यूमर्स के जो ओवरऑल Q3 के नंबर एक्सपेक्टेशंस है वहाँ पे हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 11% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी। कंपनी की रेवेन्यू आएगा अराउंड 3,653 करोड़ पे। उसके अलावा प्रॉफिट्स देखें तो वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 6.5% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट्स में। और मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन सिर्फ आएंगे 17.5% पे वर्सेज लास्ट ईयर जो थे 20.2%। सो अराउंड 300 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है हमें इबिटा मार्जिन में। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, पर सीक्वेंशियली यस मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, ग्रॉस मार्जिन्स और एबिटा मार्जिन्स, क्योंकि पाम ऑयल प्राइस की जो करेक्शन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसीलिए मार्जिन्स इंप्रूव होगी सीक्वेंशियली, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होती हुई दिखेगी। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की देखें तो लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उन्होंने अपने Q3 अपडेट में ऑलरेडी बताया हुआ था। तो वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हम लोग रख रहे हैं अराउंड 4% की वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम। और ओवरऑल इंडोनेशिया बिजनेस में थोड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और GAUM बिजनेस है जो कंपनी का अफ्रीका रीजन बिजनेस, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, नई लॉन्चेस क्या है, कमेंट्री क्या है उसके ऊपर, रॉ मटेरियल पे कमेंट्री क्या आ रही है मैनेजमेंट की, और कैटेगरी आउटलुक जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स कैटेगरी आउटलुक है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। और फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा का कहना है कि अदानी ग्रुप में लंबी अवधि के लिए नज़रिए से कोई बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। निवेशकों को कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी सेक्टर में निवेश के लिए नए मौके तलाशने चाहिए। अब जो हमारा कंसंट्रेशन रहता है वो उन स्टॉक्स पर रहता है जो हम अपने पोर्टफोलियोज में हम हैं, जो हम होल्ड करते हैं। तो ये ग्रुप अभी तो हम लोग सीमेंट को छोड़ के बाकी जो अडानी नाम वाले शेयर्स हैं उनमें से तो अभी कोई होल्डिंग है नहीं। तो जो मैंने पिछले हफ्ते कहा था ये एलिगेशन आने के बाद कि उनको पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करना चाहिए रादर देन सेइंग कि ये मोटिवेटेड है या जो भी है, तो वो उन्होंने किया है। अभी मैंने वो देखा नहीं है डिटेल में कि क्या रिबटल हुआ है, बट अब एटलीस्ट उन्होंने वो किया है कि जो सारे एलिगेशंस थे उनको पॉइंट बाय पॉइंट डील किया है। इन एनी केस मुझे ऐसा तो लगा नहीं था कि इससे मतलब कुछ शॉर्ट टर्म कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है इस ग्रुप में। तो उस हद तक जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया था पिछले हफ्ते, वो कुछ हद तक तो ओवरडन था ही वो तो। और खासकर कि सभी बैंक्स गिर गए थे, जैसे कि जो चाहे उनका ग्रुप को एक्सपोजर हो या नहीं हो। तो वो इस तरह के इवेंट में होता ही है। जैसे आप वो रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम याद करें तो उस समय वॉर से जस्ट पहले भी और उसके बाद तो एकदम जिस दिन वॉर हुई थी उस दिन बाजार 5% गिरा था। और उस दिन ही मैंने कहा था कि ये सब ओवरडन रिएक्शंस होते हैं, कुछ समय बाद ये नजर नहीं आते हैं स्टॉक मार्केट में।
बिल्कुल, तो ये थी देवीना मेहरा फर्स्ट ग्लोबल की बाजार पर अपनी राय देती हुई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।